India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटे बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई ड्रग्स मामले में आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन को भी मिली बेल। शुक्रवार या शनिवार को ही हो पाएगी रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी 2021 के परिणाम घोषित करने की दी इजाजत। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। नीट यूजी के परिणाम मोटर दुर्घटना दावा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दी व्यवस्था। कहा, दावेदार अगर जीवन भर के लिए अक्षम तो भरपाई 100%, कमाई क्षमता का नुकसान 100% तय किया जाए। वरिष्ठ नागरिक वरीयता के आधार पर मामले का निर्णय लेने के हैं हकदार। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अहम फैसला। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपनी इस खास पेशकश की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपियों को राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा को सशर्त जमानत दे दी है। जमानत के शर्तों के अनुसार इन्हें अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट के पास जमा करना होगा। साथ ही ये लोग एनसीबी को सूचित किए बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकेंगे और किसी भी आरोपी के साथ संपर्क स्थापित नहीं करेंगे। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेजा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। कोर्ट में एनसीबी के वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने आर्यन खान और उसके दोनों दोस्त को जमानत देने का पुरजोर विरोध किया। एनसीबी के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आर्यन खान और उसके साथियों की गिरफ्तारी बिल्कुल वैध है और उन्हें जमानत नहीं देना चाहिए क्योंकि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आर्यन खान किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कोई साजिश नहीं रची। उन्होंने अगर 2-3 बार ड्रग्स का सेवन किया तो इससे ये बात कहाँ साबित होती कि कोई साजिश रची गई है या वे इसके व्यावसायिक इस्तेमाल में शामिल हैं। एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने आर्यन खान को जमानत देने का विरोध किया और कहा कि आर्यन और अरबाज ने पहली बार ड्रग्स नहीं लिया। वे दोनों कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं। उनके कई ड्रग पेडलर्स के साथ संपर्क हैं। आर्यन और अरबाज ये जानते हैं कि क्रूज पर ड्रग्स थे। अनिल सिंह ने कहा कि क्रूज पर जितना ड्रग्स मौजूद था वह निजी इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा था। अनिल सिंह ने उच्च न्यायालय को बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला उपभोग का नहीं है बल्कि मामला सचेत कब्जे या कॉन्शियस पोजेशन और उपभोग की योजना का है। नशीली दवाओं का खतरा गैर इरादतन हत्या से अधिक जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि तूफान सिंह फैसला इस संदर्भ में लागू नहीं होता। अनिल सिंह ने दावा किया कि आर्यन खान व्हाट्सएप चैट्स से ड्रग पेडलर के संपर्क में थे
वहीं मुकुल रोहतगी ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आर्यन कथित तौर पर किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे और आर्यन की ओर से साजिश का आरोप लगाने के लिए एनसीबी द्वारा भरोसा किए गए व्हाट्सएप चैट्स बहुत समय पहले के हैं। यह साजिश का मसला नहीं है, साजिश का अनुमान से कोई लेना देना नहीं है। जिरा के बाद आर्यन खान, अरबाज खान, मुनमुन धमेजा को हाई कोर्ट ने बेल दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी 2021 के परिणाम घोषित करने की इजाजत दी है। हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2 नीट यूजी उम्मीदवारों के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या एनटीए के लिए नीट यूजी परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को वर्ष 2021 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए नीट के परिणाम घोषित करने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति BR गवई की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ एनटीए द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका या SLP पर नोटिस जारी किया है। बेंच ने आदेश पर रोक लगा दी है। बदले में एनटीए को परिणाम जारी करने की अनुमति देते हुए इस तथ्य का भी संज्ञान लिया है कि 2 छात्रों की कोई गलती नहीं होने के कारण पूर्वाग्रह से वे ग्रसित थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जा सकती है, लेकिन इसके कारण 16 लाख छात्रों के परिणाम को रोका नहीं जा सकता। पीठ ने कहा कि 2 छात्रों के मामले की बाद में जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दिवाली के बाद रखी है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनटीए को 2 स्नातक चिकित्सा उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश में कहा था कि नीट परीक्षा 2 छात्रों वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी के लिए आयोजित की जानी चाहिए, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें गलत सीरियल नंबर के साथ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दी गई थीं। जिसके बाद केंद्र ने बॉम्बे HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया था कि परिणाम तैयार होने पर भी एनटीए परिणाम घोषित नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार ने अपनी अपील में कहा कि नीट परिणाम में देरी से स्नातक मेडिकल प्रवेश प्रभावित होगा। इस साल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम विवादों में घिर गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पहले उन समूहों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने कथित तौर पर छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने में मदद की थी। कुछ मेडिकल उम्मीदवारों ने शीर्ष अदालत का रुख कर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को परीक्षा रद्द करने और फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की थी, क्योंकि ये पहले निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि लाखों छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं और कुछ प्राथमिकी के कारण परिणाम रद्द नहीं किए जा सकते। एक अन्य हालिया घटनाक्रम में केरल उच्च न्यायालय ने एनटीए को राज्य में एक उम्मीदवार की ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट में कथित हेरफेर की जाँच करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब दावेदार मोटर दुर्घटना का शिकार जीवन भर के लिए अक्षम हो जाता है तो घर तक ही सीमित रहता है, तो कमाई की क्षमता का नुकसान 100% तय किया जाना चाहिए। जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, इसलिए एक व्यक्ति को न केवल दुर्घटना के कारण हुई चोट के लिए बल्कि चोट के कारण हुए नुकसान और जीवन जीने में असमर्थता के लिए भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि विकलांगता से होने वाले आर्थिक नुकसान की सीमा को स्थायी विकलांगता की सीमा के अनुपात में नहीं मापा जा सकता है। पीठ ने कहा, जबकि अदालतों द्वारा दिया गया पैसा पीड़ित की वास्तविक पीड़ा का शायद ही निवारण कर सकता है, लेकिन अदालतें ऐसे दावेदार के आत्मगौरव उचित मुआवजा देकर वापस पाने में मदद करने के लिए एक वास्तविक प्रयास कर सकती हैं। अदालत दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी। वह बाइक पर पीछे बैठा था, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। दोनों बाइक सवार घायल हुए थे और अपीलकर्ता को सिर में गंभीर चोटें आईं। वह
191 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा और हिलने डुलने की स्थिति में नहीं था। दुर्घटना के बाद वह 69% तक विकलांग हो चुका था। पीठ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम सामाजिक कल्याण कानून की प्रकृति का है और इसके प्रावधान ये स्पष्ट करते हैं कि मुआवजा उचित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि भले ही शारीरिक अक्षमता का आकलन 69% पर किया गया हो, लेकिन जहां तक दावेदारी की कमाई की क्षमता के नुकसान का संबंध है, कार्यात्मक अक्षमता 100% है। इसलिए अदालत ने माना कि उसकी कमाई की क्षमता का नुकसान 100% तय किया जाना चाहिए। उन्हें मुआवजे के रूप में 27,67,800 रुपए की राशि देने का निर्देश दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के लिए लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की नियुक्ति को बरकरार रखने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और सचिव दोनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामलों की सुनवाई नहीं होने तक संयुक्त रूप से चेक पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया। एसोसिएशन के दिन प्रतिदिन के कामकाज में फिलहाल कोई बाधा न आए। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने पिछली बार भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की अध्यक्षता वाले हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के कामकाज और सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की लोकपाल के रूप में नियुक्ति पर अपनी असहमति व्यक्त की थी। कोर्ट ने कहा था कि वह इस मुद्दे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा। बेंच विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से 2 चार मीनार क्रिकेट क्लब और बंडिंग स्टार क्रिकेट क्लब, 2 क्रिकेट क्लब और एचसीए के सदस्यों द्वारा 6 अप्रैल 2021 को तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं। आदेश के माध्यम से हाईकोर्ट ने दीवानी न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें हैदराबाद क्रिकेट क्लब के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा को लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर नियुक्त करने के हैदराबाद क्रिकेट क्लब के निर्णय को निलंबित कर दिया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की हैदराबाद क्रिकेट क्लब के लिए राजदूत और एथिक्स ऑफिसर के रूप में नियुक्ति को बरकरार रखा था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि किशोरों के खिलाफ कथित छोटे अपराधों के 898 मामलों को यहां किशोर न्याय बोर्ड में बंद कर दिया गया है, जो लंबित थे और 1 साल से अधिक समय से उनकी जांच पूरी नहीं हुई थी। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की एक पीठ ने इससे पहले ऐसे मामलों को बंद करने के कोर्ट के निर्देश का अनुपालन नहीं करने को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की थी। पीठ ने कहा, इस कवायद का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बच्चों को पुनर्वास प्राप्त हो। हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या पुनर्वास के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये केवल औपचारिकता नहीं है, उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले किसी की भी अनदेखी ना हो। पीठ ने कहा है कि किसी समाज को इस दृष्टिकोण से सबसे अच्छा आंका जा सकता है कि वह अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। दिल्ली सरकार की वकील नंदिता राव ने कोर्ट को सूचित किया कि कथित छोटे अपराधों के 800 से ज्यादा मामले जो 1 साल से अधिक समय में से लंबित थे, उन्हें 6 जेजेबी में बंद कर दिया था और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केवल 34 मामले थे जिनमें जांच 6 महीने से अधिक समय से लेकिन 1 वर्ष से कम से समय से लंबित थी। छोटे अपराधों में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के तहत अधिकतम सजा 3 साल तक की कैद की है। 29 सितंबर को अदालत ने आदेश दिया था कि ऐसे सभी मामलों को नाबालिगों के खिलाफ कथित तौर पर छोटे अपराधों के लिए जेजेबी के समक्ष जांच लंबित है और उनकी जांच 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं हुई, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने शामली पुलिस उत्तर प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया के लिए फटकार लगाई है जिसने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ एक महिला से शादी की थी। पुरुषों को कथित तौर पर महिला की उम्र के उचित सत्यापन के बिना दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जिसने उच्च न्यायालय को यूपी पुलिस को सावधान करने के लिए प्रेरित किया। कोर्ट के एक सवाल पर एसएचओ ने जवाब दिया कि दिल्ली में पुरुषों को गिरफ्तार नहीं किया गया था,
जिसके बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को चेतावनी दी थी। कोर्ट ने कहा, मैं सभी सीसीटीवी प्राप्त करूंगा। अगर मैं देखता हूं कि उन्हें यहां से गिरफ्तार किया गया है तो मैं विभागीय जांच का आदेश दूंगा। कोर्ट ने चेतावनी दी, यह दिल्ली में नहीं चलेगा। यह आरोप लगाया गया था कि महिला के परिवार की शिकायत के बाद अगस्त 2021 में यूपी के शामली पुलिस ने दोनों लोगों को उठाया था। दोनों पुरुष उस पुरुष से संबंधित थे जिसने महिला के साथ कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जरिए शामली पुलिस के एसएचओ को नोटिस जारी किया था। दिल्ली पुलिस की एक स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे यूपी के अपने समकक्ष में कोई सूचना नहीं मिली थी, क्योंकि कथित तौर पर पुरुषों को दिल्ली से लाया गया था। शामली में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार महिला की उम्र 21 वर्ष बताई गई है। कोर्ट से सवाल किया, आपने ये भी सत्यापन नहीं किया कि वह बड़ी है या नहीं। अदालत ने टिप्पणी की, वो बालिग हैं, उसकी मर्जी। ये जो आपने काम किया ये 100% अवैध है। इसके बाद कोर्ट ने शामली पुलिस के एसएचओ को महिला की उम्र का बयान दर्ज करने और उसे यूपी के स्थानीय अदालत में पेश करने का निर्देश दिया ताकि पुरुषों को जमानत दी जा सके। महिला का बयान दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में दर्ज करने का आदेश दिया गया था। समीर वानखेड़े की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उन्हें राहत मिल गई है। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर वानखेड़े को मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 3 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दायर करके अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। साथ ही एनसीबी अधिकारी ने कहा था कि अगर उनके खिलाफ जांच की जाती है तो वे जांच केंद्रीय जांच एजेंसी करे। इस समय मुंबई पुलिस उनके खिलाफ जांच कर रही है। हाईकोर्ट में गुरुवार दोपहर हुई सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पास समीर वानखेड़े के खिलाफ 4 अलग-अलग याचिकाएं हैं। वानखेड़े के खिलाफ एसीपी लेवल अधिकारी जांच कर रहे हैं। ये जांच अभी हाल ही में शुरू हुई है। हमने वानखेड़े के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। ऐसे में ये एप्लीकेशन अभी शुरुआती स्टेज की है। समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि मुंबई पुलिस अगर वानखेड़े को गिरफ्तार करेगी तो 3 दिन पहले नोटिस देगी। बता दें कि समीर वानखेड़े के खिलाफ आर्यन खान मामले के गवाह प्रभाकर शैल ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि अगर आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ मांगे गए और जिसमें से 18 करोड़ पर सहमति बनी, इसमें से 8 करोड़ वानखेड़े को दिए जाने थे, 10 करोड़ एनसीबी में बंटते। इसके अलावा भी मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ कई अन्य आरोप लगाए हैं। वहीं केरल में हुए कुख्यात वॉलियर मामले में मुख्य आरोपी ने राज्य हाई कोर्ट ने समक्ष जमानत याचिका दायर की। न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ को आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई करेंगे। आवेदकों की ओर से पेश अधिवक्ता सादिक इस्माइल ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में एक बयान प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है। इसके लिए कुछ और समय मांगा है। मामले को सोमवार को के लिए पोस्ट कर दिया गया है। इस मामले में केरल के ग्वालियर जिले में 13 जनवरी और 4 मार्च 2017 को 13 साल और 9 साल के 2 नाबालिग दलित बहनों की अप्राकृतिक मौत हुई थी। घटना का पता तब चला जब वे संबंधित तारीखों को अपने एक कमरे के घर में लटकी पाई गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत से पहले उनके साथ रेप किया गया था। पुलिस मामले के अनुसार रेप के बाद लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में 5 आरोपी हैं। हालांकि चौथे आरोपी प्रदीप कुमार ने कथित तौर पर नवंबर 2020 में आत्महत्या कर ली थी। बाद में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत एक कमजोर मामले का हवाला देते हुए 3 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर जन आक्रोश फूट पड़ा था। इस राज्य में नागरिक समाज संगठनों और विपक्षी दलों के साथ पुलिस जांच और मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन की श्रृंखला चला दी थी। मामले ने सनसनीखेज अनुपात भी हासिल किया था, क्योंकि शुरू में इसकी जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों पर आरोपियों की मदद करने के आरोप लगे थे। इसलिए राज्य ने मामले में फिर से जांच की मांग करने वाली अपील के साथ हाई कोर्ट का रुख किया। अदालत ने मामले में आगे की जांच की मांग करने के लिए अभियोजन पक्ष को दी गई स्वतंत्रता के साथ अभियुक्तों को बरी कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को ग्वालियर बलात्कार और मौत के मामलों की जांच करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दी है। आरोपी के पास से कथित तौर पर 350 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।
अदालत को केवल ये देखना है कि क्या ये मानने के लिए उचित आधार है कि आरोपी दोषी नहीं है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की खंडपीठ ने आरोपी कलीम को जमानत दे दी, जो जनवरी 2019 से जेल में था। कथित तौर पर पुलिस द्वारा जमानत आवेदक कलीम को 349 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था और उसके बाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा ये तर्क दिया गया कि आवेदक को झूठे मकसद के कारण मामले में झूठा फंसाया गया और एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का कोई अनुपालन नहीं किया गया था। ये तर्क दिया गया कि जमानत पर विचार करने के स्तर पर यह तय नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को दिया गया प्रस्ताव और उसकी सहमति स्वैच्छिक थी या नहीं, क्योंकि ये तथ्य के प्रश्न हैं जो केवल ट्रायल के दौरान निर्धारित किए जा सकते हैं, न कि वर्तमान चरण में। अंत में ये प्रस्तुत किया गया कि प्रथम दृष्टता धारा 50 के अनिवार्य प्रावधान का पालन न करने के मामले में आरोपी एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के अर्थ के तहत जमानत पर रिहा होने का हकदार है। दूसरी ओर राज्य ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक की बेगुनाही का फैसला प्री ट्रायल चरण में नहीं किया जा सकता है, जो कि मादक पदार्थों की आपूर्ति में शामिल है, और अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फिर से समान गतिविधि में संलिप्त होगा। अदालत ने इसके अलावा सजा की गंभीरता, अभियुक्त का चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियां, मुकदमे में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और राज्य का व्यापक हित को देखते हुए इसे जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला पाया। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.